हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में बात की थी कि कैसे हम किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए किसी भी एटम का या फिर हमें पता हो उसका एटॉमिक नंबर, तो कैसे हम उस एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने IUPAC नेमिंग भी पढ़ ली थी कि कैसे हम ग्रेटर देन 100 जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, वो हमने देख लिया था। आज हम इसी चैप्टर के एक सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, अब जो टर्म्स आएगी आपके लिए, ये टर्म्स आपके पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आती रहेगी। ठीक है ना, मतलब हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ रोल रहेगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये आपके लिए एकदम फ्रेश और न्यू टाइप ऑफ टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है ना, जो आपने पहले पढ़े हुए नहीं रहते। ठीक है ना, तो इसको आपको आराम से और आसानी से पढ़ना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये दो टर्म है, अलग अलग है। ठीक है, पहली आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट और दूसरा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, दोनों आपस में रिलेट करती हैं, इसलिए इनको साथ में पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, देखिए क्या होता है शील्डिंग पावर या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो हम देखते हैं। देखिए, एक एटम है, ठीक है, एटम में आपका ये न्यूक्लियस है, क्लियर है। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में इसके अलग अलग शेल होंगे। ठीक है, ये मान लो अंदर वाला शेल है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जैसे आपके नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं। ये आपका इनर शेल है। ठीक है, दिस इज इनर शेल। ठीक है, और ये है आपका आउटर शेल। ठीक है, क्लियर है। ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, जेड। ठीक है, अब इनमें क्या इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मान लो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है, और आउटर शेल में आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, किस किस के बीच में, ये जो आपके न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको भी करेगा, और साथ में इसको भी करेगा। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे आपको लगता है? जैसे अट्रैक्शन तो वर्क कर रहा है, क्या यहाँ पे रिपल्शन वर्क कर रहा है? रिपल्शन फोर्स बिल्कुल कर रहा है। ये आप देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आपस में आप देखोगे, ठीक है ना, तो इनमें भी आपका रिपल्शन होता है, इनमें भी आपका रिपल्शन, इनमें भी आपका रिपल्शन। ठीक है, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल वाले, ये आउटर शेल वाला न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपके आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपल्शन फोर्स वर्क करेंगे इसके ऊपर, ये सभी क्या करेंगे, उसको धक्का देने की कोशिश करेंगे, सभी के सभी। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ। अब डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रोंग है। अगर जेड इफेक्टिव, जेड मतलब आपका न्यूक्लियस है, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा रिपल्शन कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसमें दो कंडीशन हम देखते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये कि जब आपके ये अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इनर शेल में अभी तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना,
मान लो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तब तब केवल ये बाहर वाला अपना इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ठीक है। उस कंडीशन में न्यूक्लियस का जो फोर्स लगेगा बाहर वाले आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो 100% लगेगा, 100% से कम लगेगा, 100% लगेगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में मान लो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो जेड बार कर रहा है, ठीक है, जब बीच में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान लो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, तब आप मुझे बताओ क्या न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है जेड, वो पूरा का पूरा 100% इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उससे कुछ ना कुछ कम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो पहले 100 करता था, तो अब 100 से कम करेगा, भले वो 95 करे, 90 करे या 80 करे, कितना भी करे, डिपेंड करता है कि अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है अब केवल उसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो इनमें भी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, इनको भी अट्रैक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ तो 100% खींच रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहे हैं, रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो फोर्स है न्यूक्लियस का वो 100% उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा, वो कुछ कम कर पाएगा। हो सकता है मान लो ए कोई भी यूनिट है, ठीक है, उतना कम कर रहा है, तो जो नेट इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कितना होगा, जेड माइनस ए, ठीक है ना। 100% वर्क नहीं कर पाएगा, उससे कुछ ना कुछ कम कर पाएगा, उसे हम बोलते हैं जेड माइनस ए, कोई भी यूनिट मान लो आप, ठीक है। जेड माइनस ए वर्क करेगा, 100% नहीं करेगा। यही होता है आपका स्क्रीनिंग पावर, या फिर इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर वो 100% वर्क नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ पोर्शन या कुछ पार्टी आउटर मोस्ट शेल के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। और जितना जो वर्क कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स, उसे हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितना इफेक्टिव है उतना ही हमें देखना है, ठीक है ना, उतना ही लग रहा है। दूसरी चीज, ये जो इनर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको शील्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। किससे? आपके न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस उसको पूरी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको शील्ड कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं या फिर स्क्रीन कर रहे हैं। किससे? आपके न्यूक्लियस के चार्ज से। इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में होता क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में आपके जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ये जो आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जैसे मान लो इसके ऊपर मैं एक शेल और ले लेता हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मुझे इस यहाँ पे भी मान लो 2-3 आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मुझे स्क्रीनिंग देखनी है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने में किन किन इलेक्ट्रॉन का योगदान है, मतलब कौन कौन ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो इसको शील्ड कर रहे हैं आपके न्यूक्लियस से। 1, 2, 3 और 4, ये 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो आपके इस सेल से भी बाहर वाले सेल पे हैं, तो ये आपके न्यूक्लियस से बिल्कुल भी शील्ड नहीं कर रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर की तरफ है। शील्ड कौन करता है? जो अंदर की तरफ रहता है, ठीक है ना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये आपके शील्डिंग इफेक्ट को अप्लाई करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 ही, 5-6 कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काम करते हैं? शील्डिंग का काम करते हैं। आउटर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर वाले, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हम फील करवा रहे हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है, तो उससे जो बाहर वाले होंगे उसका जेड इफेक्टिव से कोई भी लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको शील्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। शील्ड कौन करेगा? केवल इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ही शील्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है और ये कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका? शील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये जेड है, लास्ट में आपके क्या लगेगा? कुछ जेड माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन एन एटम, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कुछ डेफिनेशन वगैरह ताकि आपको याद रहे। इन एन एटम
on the outermost electron in an atom, on the outermost electron there are two type of forces are applied. ठीक है, फर्स्ट होता है आपका अट्रैक्शन फोर्स। फर्स्ट क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। बाय न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस लगाता है। ठीक है। सेकंड होता है आपका रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। So in an atom on the outermost electron there are two types of forces are applied. First one is attraction force by nucleus, second one is repulsion force by inner shell electrons. ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, the inner shell electron shield the outer shell electron from the charge of nucleus. ठीक है। जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड करते हैं। शील्ड या स्क्रीन दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। जैसे होता है ना, किसी हम मॉल में जाते हैं, ठीक है ना, तो मॉल के सेंटर में क्या होता है? सेलिब्रिटी होता है। ठीक है। और अपन मान लो पीछे की तरफ हो। ठीक है। जैसे ये आपका मॉल है, इसके अंदर कोई सेलिब्रिटी, ठीक है, और अपन है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब शील्डिंग। इसके या तो बॉडीगार्ड होंगे या फिर नॉर्मल पब्लिक भी होगी। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है ना। ये होती है शील्डिंग। ठीक है। एग्जाम्पल से है, आप समझ सकते हो। ठीक है ना। स्क्रीनिंग या शील्डिंग क्या होती है? ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। So the inner shell electron shield the outer shell electron from the charge of nucleus. ठीक है। And due to this the outer shell electron feel less attraction from the nucleus. ओके। देखिए, ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। ड्यू टू दिस द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। आगे आप यहाँ लिख लीजिए आप। ठीक है ना। इसी के आगे दिस टेंडेंसी of inner shell electron to shield the outermost shell electron from nucleus is known as स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसे हम क्या बोल सकते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। इसको आप एक बार नोट कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ और बातें इसके बारे में करते हैं। ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। देखिए, ये भी आपके दो टाइप की होती है शील्डिंग। ठीक है ना। जैसे सुरक्षा कवच है आपका। ठीक है ना। स्क्रीनिंग पावर है। ठीक है। हो सकता है पुअर शील्डिंग हो या हो सकता है इफेक्टिव शील्डिंग हो। ठीक है ना। वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना। आपकी दो टाइप की शील्डिंग होती है। पुअर होगी मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो
स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम है इसको शील्ड करने की, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इनकी शील्डिंग अगर पुअर अच्छी है, अच्छा शील्ड करे, तो क्या होगा, इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड जो आपका न्यूक्लियस का चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो हम देख लेते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, आपके शील्ड करते हैं आपके आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो उस शील्डिंग के प्रोसेस में जो चार्ज नेट चार्ज लगता है किसके ऊपर, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही क्या होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब यहाँ तो जेड अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनर वाले तब तो कंप्लीट जेड लगता, ठीक है। लेकिन अब इनर इलेक्ट्रॉन वाले भी आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 100 नहीं रहेगा, उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वही होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इस शील्डिंग को कवर करने के बाद इसको हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेट चार्ज बचता है वो होता है आपका जेड माइनस ए, मान लो कुछ भी मान लो, वो जो आपका नेट चार्ज होता है वो होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और द चार्ज ऑन outer most shell electron on outermost, और वी कैन से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसिडरिंग, और यहाँ लिखिए आप द नेट चार्ज, ठीक है ना, नेट चार्ज ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसिडरिंग the screening effect, after considering the screening effect, ठीक है ना। सो द नेट चार्ज ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसिडरिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, ठीक है। ये होता है आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए द नेट चार्ज ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसीडरिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, वही होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जो शील्डिंग होती है वो भी मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी पुअर शील्डिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी इफेक्टिव शील्डिंग। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या है, पुअर शील्डिंग का मतलब है कि ये जो आपके आउटर शेल, ये इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसके ऊपर, इस आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊपर 100% वर्क नहीं कर पा रहे, मतलब उसको रिपेल नहीं कर पा रहे। इनकी जो शील्डिंग पावर है, इनकी जो पावर है वो क्या है, वीक है। अब इस वीक पावर की होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये तो अट्रैक्ट कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है, इनकी उसको प्रोटेक्ट करने की जो पावर है कम है। अगर प्रोटेक्ट करने की पावर कम है, शील्ड करने की पावर कम है, इसकी पुअर शील्डिंग है, तो इस आउटर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इन इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर अच्छी होगी, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे कि किनकी अच्छी होती है, कैसे पुअर होती है, कैसे अच्छी होती है। बट अगर इनकी पावर अच्छी है, स्क्रीनिंग पावर, तो ये ज़्यादा रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही होती है एक तो पुअर शील्डिंग और एक होती है आपकी इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पुअर शील्डिंग के केस में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है ना। इन पुअर शील्डिंग आप लिख सकते हो, इन पुअर शील्डिंग the attraction force of nucleus, the attraction force of nucleus, attraction force of nucleus on outer electron is more, क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं अगर आपके इफेक्टिव शील्डिंग हो, इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन केस ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग, इन केस ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग
द अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप की शील्डिंग है, पुअर और इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, क्लियर है, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपके पुअर शील्डिंग और इफेक्टिव शील्डिंग कैसे होती है और शील्डिंग होती कैसे, मतलब जेड इफेक्टिव है, ठीक है, कितना होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें जेड इफेक्टिव कम है और कितना है। ठीक है ना, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं आपके कि पुअर शील्डिंग और इफेक्टिव शील्डिंग होती कैसे है। ठीक है ना, देखिए, और शील्डिंग का क्या ऑर्डर रहता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके शील्डिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए, तो आप लिखिए इस पे, शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर is depends on the distance or depends on the orbital in which inner electron are present। ठीक है, तो शील्डिंग जो पावर होती है वो डिपेंड करती है आपके कि आपके जो इनर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ठीक है, ये आपके कौन से ऑर्बिटल्स में अवेलेबल है। ठीक है ना, देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर आपको शील्डिंग इफेक्ट देखना है। ठीक है, ये आपके इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये आपका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर शेल है और ये उसकी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो आपके कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे जेड इफेक्टिव में। ठीक है ना, कौन कौन से करेंगे, केवल इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें देखना है कि इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लगता है, ठीक है ना, कि क्या इसकी शील्डिंग पावर कैसी है, तो ये आपके इनर शेल जो है उनकी स्क्रीनिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक है, ये न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास होंगे, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपके जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होंगे, ठीक है, उतना ही क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चार्ज को यूटिलाइज करेंगे, और आपके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर उसका न्यूक्लियस का चार्ज क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, अगर न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज होगा उसको ये कम यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कम यूटिलाइज कर पाएंगे तो शील्डिंग क्या होगी, कम प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, और बाहर वाले तो वैसे भी करवा पाते ही नहीं है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के चार्ज के ऊपर कि आपका न्यूक्लियस के चार्ज ये पास में है या दूर है। ठीक है, न्यूक्लियस के जितना पास में आपका शेल होता है वो उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव आपके शील्डिंग प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एस, पी, डी और एफ ये हमने देखा था। ठीक है ना, शील्डिंग पावर टोटली डिपेंड करती है आपके डिस्टेंस के ऊपर, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है आपकी। ठीक है ना, देखिए जो आपकी शील्डिंग पावर होती है, शील्डिंग पावर ऑफ शील्डिंग पावर, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is inversely proportional to the distance from nucleus, distance from nucleus, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो आपके डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा वो उसकी शील्डिंग पुअर होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के पास में है, तो ये पास वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के मैक्सिमम जो चार्ज है उसको यूटिलाइज कर लेगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उसका जो चार्ज है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये शेल बाहर की तरफ है, इस न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका शेल है वो न्यूक्लियस के चार्ज को उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अगर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो शील्डिंग भी पुअर रहेगी उसकी। आपको पता होगा एस, पी, डी और एफ ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है आपके सबसे नज़दीक होता है, अगर हम डिस्टेंस का ऑर्डर देखें, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस,
अगर हम देखें तो एस सबशेल जो होता है न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ आपका एस सबशेल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पी, फिर आता है आपका डी और फिर आता है एफ। एस की डिस्टेंस क्या होती है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पास में होता है, तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे कम होगी। एफ सबशेल जो होता है आपका न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, उसकी डिस्टेंस क्या होगी सबसे ज़्यादा। ये तो आपका डिस्टेंस का ऑर्डर। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि जैसे जैसे आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ती है, इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0, इसके लिए एल की वैल्यू होती है 1, इसके लिए एल की वैल्यू होती है 2 और इसके लिए एल की वैल्यू होती है 3। ये हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती जाती है आपका जो सबशेल है वो न्यूक्लियस से और दूर होता जाता है, ठीक है। एल की वैल्यू 3 हाईएस्ट एफ के लिए, मतलब एफ जो सबशेल है आपका सबसे दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है। अगर ये सबशेल आपका न्यूक्लियस से सबसे दूर है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, ठीक है, एफ सबशेल की अगर हम बात करें, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एफ सबशेल यहाँ पे है, ठीक है। आपको शील्डिंग देखनी है यहाँ की इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। ये एफ सबशेल आपका न्यूक्लियस से दूर की तरफ है, ठीक है, ये आपका एफ सबशेल और उसमें प्रेजेंट आपके इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस और इसके बीच में डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है तो ये वाले जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस के चार्ज को उतना यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस वजह से इनकी जो स्क्रीनिंग होगी आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, वो एकदम पुअर होगी। वही अगर हम दूसरा केस लें कि ये आपका एस सबशेल है, ठीक है, और ये आपका आउटर मोस्ट, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेंगे जेड इफेक्टिव को, इन न्यूक्लियस के जो चार्ज है उसको मैक्सिमम खुद ही यूटिलाइज कर देंगे, आगे पहुँचने ही नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आगे पहुँचने ही नहीं देंगे तो मतलब शील्डिंग अच्छी हो रही है इनकी, तो आउटर जो शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये वाला बाहर वाला, उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस जितनी जितनी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस कम है तो शील्डिंग अच्छी है, शील्डिंग अच्छी है मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज क्या होगा, काम नहीं करेगा, कम काम करेगा। डिस्टेंस एस की सबसे कम है, ठीक है, एफ की सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब जो शील्डिंग होगी एफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो क्या होगी, सबसे कम होगी, लोवेस्ट होगी, पुअर होगी, ठीक है ना। शील्डिंग बाय एफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी पुअर, वेरी पुअर। एफ इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग करेंगे वो क्या करेंगे, बहुत कम करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पहले ही न्यूक्लियस से बहुत दूर डिस्टेंस पे है, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो उनके ऊपर ही बहुत कम वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आपने आगे वाले को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वहीं अगर आप देखोगे एस सबशेल आपका न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक होता है, तो न्यूक्लियस का मैक्सिमम चार्ज को ये खुद यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है ना। तो बाहर वाले को उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। एस सबशेल शील्डिंग बाय एस इलेक्ट्रॉन्स, एस इलेक्ट्रॉन्स मतलब एस सबशेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है ना, एस इलेक्ट्रॉन विल बी इफेक्टिव, ठीक है। तो अगर हमें आपका शील्डिंग पावर का ऑर्डर लिखना हो, किसका, शील्डिंग पावर का, शील्डिंग पावर का अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो शील्डिंग पावर होती है एस की सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे पास में होता है, और न्यूक्लियस से सबसे पास में होता है तो इसका न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको मैक्सिमम खुद यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है ना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के उस पर उसका उतना चार्ज नहीं लग पाता है, ठीक है ना, इसलिए इसकी शील्डिंग पावर होती है सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है आपका पी, फिर आता है आपका डी और फिर लास्ट में आता है एफ, जो कि आपका न्यूक्लियस से क्या है, सबसे दूर है, ठीक है। तो अपने आपको खुद को ही वो खुद के ऊपर ही वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियस के चार्ज को, तो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे करेगा, ठीक है। तो ये होता है शील्डिंग पावर का ऑर्डर जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। ये भले कहानी याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एस की सबसे अच्छी शील्डिंग होती है, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की, क्योंकि अपने को बाद में इसी चीज़ को काम में लेना है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि हमने जेड इफेक्टिव तो देखा है, लेकिन अब हम जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, ठीक है, कि कितना जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम
कैलकुलेट करते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकली। कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसे हम स्लेटर्स रूल भी बोलते हैं, स्लेटर्स रूल, ठीक है। एक साइंटिस्ट था स्लेटर, उसने ये डिफाइन किया था, ठीक है ना, स्लेटर्स रूल। कैसे हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, सिंपल होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जैसा हमने देखा था जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस ए, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ सिग्मा क्या होता है आपका, स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट, ठीक है, या इसे हम कभी कभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, ये भी इसकी नाम था, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए एक टेबल फॉर्म बनाते हैं अपन, ठीक है। आपको हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आए, ठीक है ना, पहले आप टेबल फॉर्म बना लेना, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं आपका इफेक्टिव चार्ज, और वी कैन से प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आपका प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए एक टेबल फॉर्म बनाते हैं, दो कंडीशन होती है इसमें। पहली कंडीशन क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में हो, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनएस एंड एनपी सबशेल, या फिर आप लिखिए ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर है। एक कंडीशन ये होती है, ठीक है। यहाँ पर हम उसके लिए वैल्यू निकालते हैं किसकी, स्लेटर्स कांस्टेंट की, जो फिक्स वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। देखिए इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनएस एंड एनपी ऑर्बिटल, सेकंड कंडीशन बनती है आपके, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी, और पी तो हो गया आपका डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कैसे हम आपके स्लेटर्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहली कंडीशन में आपके सिग्मा की वैल्यू होगी आपके 3, सिग्मा जो है आपका, इसकी वैल्यू होगी 0.35, ठीक है, 4 सिग्मा इज इक्वल टू 3 फॉर ईच एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन। पहले आप लिखते जाइए, मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सिग्मा की वैल्यू होती है, हम लेते हैं 0.35 फॉर ईच एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड होता है सिग्मा दैट इज इक्वल टू 0.85 फॉर ईच n-1 ऑर्बिटल, ठीक है। और लास्ट में आता है आपके सिग्मा की वैल्यू 1, ठीक है, फॉर ईच n-2 ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका एनएस में है और एनपी में है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 लेंगे, जो आपका n-1 में है ऑर्बिटल में, ठीक है, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेंगे 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन n-1 ऑर्बिटल, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू 1 लेंगे कब, जब आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, n-2 ऑर्बिटल में, ठीक है ना। इसको हम सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है,
पहले अभी एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड केस में ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो डी और एफ ऑर्बिटल में, ठीक है ना, तब सिग्मा की वैल्यू लेते हैं हम 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। डी एंड एफ, ठीक है, डी और एफ में अगर आपका इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए 0.85, ठीक है। उसके बाद हो तो सबके लिए हम लेते हैं वैल्यू सिग्मा इक्वल टू 1, सिग्मा इज इक्वल टू 1 फॉर रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल बताता हूँ, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक और चीज़ आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है ना, यहीं पे if electron is present in 1s, if electron is present only in 1s orbital, कौन से इलेक्ट्रॉन में है, 1s ऑर्बिटल में, ठीक है। इफ नोट करके लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। If electron is present only in 1s orbital, then सिग्मा की जो वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं आपके 0.3, क्या लेते हैं 0.3, ठीक है ना। जब आपका इलेक्ट्रॉन केवल 1s में हो तब लेते हैं हम 0.3, बाकी केस में ये सब वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं आपके जेड इफेक्टिव को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आपके हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। अगर हमें हाइड्रोजन के लिए आपका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, जिसका भी आपको जेड इफेक्टिव निकालना होता है ना, पहले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट शेल, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल, ठीक है। और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं आपके पास, एक ही है, 1s1 है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था शील्डिंग कौन करता है, इनर इलेक्ट्रॉन वाले शील्ड करेंगे, एक तो जो अंदर वाले होंगे, बाहर वाला तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। या फिर इसके अगर कोई साथ में है तो वो रिपल्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके तो साथ में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सिंगल है, तो सिंगल है तो खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता अपने आप को, ठीक है ना। ये अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता, ठीक है। इसके लिए हम सिग्मा की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, क्या लेते हैं 0, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड आपका एटॉमिक नंबर, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड आपका 1 है, सिग्मा की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए जो जेड इफेक्टिव होगा हाइड्रोजन के लिए वो क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। खुद का इलेक्ट्रॉन अपने आप को कभी शील्ड नहीं करता है, ठीक है ना, उसे दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साथ वाले वो शील्ड करते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं जेड इफेक्टिव, उसे हम बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और उसको कभी भी हम काउंट नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरे इलेक्ट्रॉन उसके साथ वाले या तो उसी शेल वाले या उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, उसको शील्ड कर सकते हैं, तो उनको हम काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड केस देखिए, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है ना। आप वो सोचोगे कि मैंने यहाँ लिखा था इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ओनली इन 1s ऑर्बिटल देन सिग्मा इज इक्वल टू 0.3, ये 1s में है, लेकिन यहाँ पे हमने सिग्मा 0 लिया है, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0, ठीक है। हीलियम का केस लेते हैं, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s2, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल, ठीक है। अब इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लो जिसके ऊपर हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, दोनों सेम ही है, मैंने आपका ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन को कभी काउंट नहीं करते, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसको पहले ही एक माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
इस कंडीशन के लिए आपका ये एप्लीकेबल होता है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ओनली इन 1s ऑर्बिटल, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन केवल 1s में अवेलेबल हो तभी, इन 1s ऑर्बिटल देन सिग्मा इज इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन में हम सिग्मा की वैल्यू लिखते हैं 0.3। क्या लिखते हैं? 0.3, क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो शील्ड करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस से, इसलिए यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 3 होती है। और यहाँ अगर हम जेड निकालें, जेड की वैल्यू, जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका? जेड माइनस सिग्मा, और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, हीलियम का कितना होता है? 2, तो 2 माइनस 0.3, ठीक है, ये होता है आपका 1.7, ठीक है। तो ये दो केस हैं जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। फर्स्ट, हाइड्रोजन के लिए सिग्मा 0 होता है, जेड इफेक्टिव 1 ही होता है। हीलियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.3 होती है, ठीक है, क्योंकि 1s ऑर्बिटल होता है, और जेड इफेक्टिव होता है 1.7, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल को आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूँ, ठीक है, क्लियर। देखिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन किसका? ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। हम आपका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, मतलब हम जेड इफेक्टिव किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? 2p में जो 4 ऑर्बिटल है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए। 2p में जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला तो यही है, उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका 1s, और ये आपका फर्स्ट शेल, ये आपका सेकंड शेल। सेकंड शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2s और 2p, ठीक है ना। ये आपके सेम शेल में ही है, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब चारों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। ये जेड इफेक्टिव, ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू आती है 2p के लिए, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ns एंड np ऑर्बिटल, मतलब या तो s में हो या फिर आपके p में हो। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में है? आपके p सबशेल में, ठीक है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको तो गायब करना है। उसको गायब करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, ठीक है। मतलब उसको गायब कर दो या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। कभी कभी के बच्चे इसको भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन खुद को कभी शील्ड नहीं कर पाएगा अपने को, आपको इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, ठीक है ना, इसलिए उसे हम काउंट नहीं करते, ठीक है। अब देखिए, सिग्मा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिग्मा की वैल्यू है 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ns एंड np इलेक्ट्रॉन। ये आपका n हो गया और ये 1s है, ये होगा आपका n-1, ठीक है। ये तो n शेल हो, ये उससे अंदर वाला, ये तो आपका सेकंड शेल है, ये आपका फर्स्ट शेल, तो ये आपका n और ये आपका n-1, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू है 0.35, ठीक है, फॉर ईच ns एंड np इलेक्ट्रॉन। ns और np में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4, कितने? 6 नहीं है, मैंने कहा इसको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 इसी को काउंट करना है, ठीक है। तो 0.35 इंटू 5, क्लियर है। ये तो हुआ किसके लिए? ns एंड np इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन n-1 ऑर्बिटल। n-1 ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए 0.85 इंटू 2। तो अब ऐसा नहीं आप बोलोगे कि यहाँ पे 1s है तो 1s के लिए फिर से 0.3 की वैल्यू नहीं, क्या लिखा है? प्रेजेंट ओनली इन 1s ऑर्बिटल। यदि इफ आपका जो इलेक्ट्रॉन है केवल 1s में है, तो यहाँ तो आपके 1s 2s 2p सभी में इलेक्ट्रॉन है, तब ये आपका रूल अप्लाई नहीं होता, ये केवल हीलियम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। बाकी सब के लिए आपका ये नियम अप्लाई होगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, सिग्मा की वैल्यू 0.35 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 1.75, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1.7। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ गई आपके पास 3.45, ठीक है। हमें क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका?
जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या होता है ऑक्सीजन के लिए 8, कितना होता है 8 माइनस सिग्मा 3.45, ये आ जाएगा आपके पास 4.55, ठीक है जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। आई होप धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और करवाता हूँ मैं, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसको एक बार नोट कीजिए। ओके देखिए, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल कर करके आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। फोर्थ, और बहुत इजी लगेगा बाद में तो आपको, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन के लिए, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। वही आपका सेम, ये न्यूक्लियस, ये 1s, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ठीक है। थर्ड शेल में आपके 3s और 3p5 है, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको हटा दो, ये 4, क्लियर है। आपको नहीं हटाना है, ठीक है ना, आपको 5 ही रखना है, नहीं तो बाद में रिवाइज करते समय आपको पता चलेगा कि आपने कहीं गलती कर दी, ठीक है ना। 5 ही रखना है, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ध्यान रखना है, ठीक है, उसके ऊपर काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आखिरी वैलेंस शेल जो है, जेड इफेक्टिव हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं वो पहले पता कर लिया करो। अंदर वाले शेल पे तो पता नहीं करते हम, वैलेंस आपकी जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट करते हैं बाहर वाले आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आउटर शेल कौन सा है आपका, ये, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एन, ठीक है। इससे अंदर वाला ये 2p है, ये होगा आपका n-1, ठीक है, और 2s और 2p ये होगा n-1, और ये होगा n-2, ठीक है। सबसे पहले n, फिर n-1 और n-2, ठीक है। वैलेंस शेल आपका 3p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब लगाइए, आपका यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन किस में है, ns में, np में, तो आपके फर्स्ट कंडीशन ही लगेगी, यही फर्स्ट रो आपके काम में आएगी, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए सिग्मा की वैल्यू 0.35, 0.35 किसके लिए, ईच इलेक्ट्रॉन जो ns और np में अवेलेबल है। ns मतलब ये ns और np में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 काउंट करने, ठीक है ना। 2 + 4 कितने हुए 6, तो 6 × 0.35 प्लस आगे बढ़ो 0.85 इंटू ईच इलेक्ट्रॉन जो n-1 में हो, n-1 में आपके 2p है, 2p 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.85 इंटू 6 प्लस फॉर ईच इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन n-2 ऑर्बिटल। n-2 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s 2, तो 2 × 1, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2.1 प्लस 0.85 इंटू 6, यहाँ पे आपने गलती कर दी, यहाँ पे n-1 में टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। टोटल देखने अपने को n-1 में 2s में 2 और 2p में 6, तो टोटल हुए 8। इसको आप कैलकुलेट कीजिए 6.8, ठीक है, 0 क्लियर, प्लस 2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए 2.1 और 2 4.1 6, ये वो आपका 10.9, ठीक है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना आपका क्लोरीन का 17 माइनस 10.9, तो यहाँ से आपका जेड इफेक्टिव कितना आएगा 6.1, ठीक है, यही आपका जेड इफेक्टिव है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके अगर डी और एफ में हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं अपन, ठीक है ना, इसी के ऊपर बेस्ड आप लीजिए 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, क्लियर है। ओके देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब पहले देखो वैलेंस शेल कौन सा है, सबसे आखिरी वाला शेल 4th नंबर का, यह है आपका वैलेंस शेल, ठीक है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए बात कर रहा है ये, जेड इफेक्टिव निकालना अपने को, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ
जिंक, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसमें से एस में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, मतलब ये एनएस की बात कर रहा है। एनएस है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कौन सी अपनी रो काम में आएगी, फर्स्ट वाली, ठीक है ना, जिसमें आपको प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एनएस में अवेलेबल है, ठीक है ना, 3D में नहीं है। वैलेंस शेल देखना है, वैलेंस शेल के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका एन की वैल्यू 4 है, ठीक है ना, 4s में से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 10 4s1, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अपने को इनके लिए निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। ये हुआ आपका एन शेल, ठीक है। इससे एक कम वाला ये जो है ये आपका n-1 है, ठीक है। और इससे पहले ये वाला आपका n-2 है, ठीक है। और ये वाला आपका n-3 है, ठीक है, क्लियर है। n के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.35, ठीक है, क्लियर है। n-1 के लिए 0.85, इसके लिए सिग्मा कितना है, 0.85, ठीक है। सिग्मा बराबर 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन n-2 हो या उससे ज़्यादा भी हो, ठीक है ना, सबके लिए वैल्यू लास्ट में क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है ना। आप यहाँ लिख भी सकते हो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-2 ऑर्बिटल एंड रेस्ट ऑल ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, बाकी सबके लिए, क्लियर। देखिए बाकी सब ऑर्बिटल्स के लिए, इनके लिए वैल्यू क्या है आपकी, सिग्मा की वैल्यू 1 है। कैलकुलेट करो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 + 2, ये हो गया 6 2 8 और 2 10, तो 10 × 1, ठीक है, प्लस 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 6 और 10, तो ये हो गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो 0.85 × 18 प्लस यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 0.35, 1 × 0.35, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। सिग्मा की वैल्यू यहाँ आएगी 10 प्लस 0.85 × 18, कितना आएगा आपके पास, 15.3, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ 15.3 आएगा, ठीक है, क्लियर, प्लस 0.35, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 10 + 15 25, 25 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 और 3 65, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा आपका, जेड माइनस सिग्मा, दैट इज 30 - 25.65, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 4.35, ठीक है। यही आपके जेड इफेक्टिव की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको इसी के ऊपर, और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पूछा है, ठीक है ना, ऑफ जिंक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपके आखिरी शेल कौन सा है, 4th शेल है, ठीक है ना। डी वाले को इंक्लूड मत करना, 4th शेल है आपको देखना है, ठीक है ना। इसको एक बार आप नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम देखें आपको यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह दे दिया जाए 3D इलेक्ट्रॉन, क्या दे दिया जाए, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। अब इसने टेस्ट इलेक्ट्रॉन किसे माना है, 3D वाले को, 4s वाले को नहीं, डी वाले को माना है इसने। क्वेश्चन में क्लियर बोला है 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, तो अपने को 3D वाले को टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। ये 4s वाले ये अब क्या हो गए आपके, बाहर हो गए, ये आपका न्यूक्लियस, ये 3D मान लो है, ये आपका 4s है, ये बाहर हो गए। अभी आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन का उससे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कैंसल, ठीक है, 4s वाला, क्यों, क्योंकि तो बाहर वाला है। आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन तो शील्ड करते नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन डिड नॉट शील्ड,
ठीक है ना, वो आपको शील्ड नहीं करेंगे। ठीक है, 3D के लिए पूछा है ना, बात खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 9। ठीक है, एक तो आपका ठीक है ना। तो देखिए अब अपने क्या पास क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, डी इलेक्ट्रॉन में अगर प्रेजेंट है आपके, ठीक है ना, तो सिग्मा की वैल्यू है 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी एंड एफ। डी एंड एफ में ये डी ए वाला अलग कर लो आप पहले। ठीक है, डी और एफ में तो है नहीं, तो डी वाले के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 0.85। क्लियर है, और सिग्मा की वैल्यू 1 होगी फॉर रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 6, कितने हो गए आपके 10 10 प्लस 16 और 2, ये हो गया आपके पास 18। सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 18 इंटू 1 प्लस 0.85 इंटू ये आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो इंटू 9। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए 18 प्लस ये आपके पास आएगा 7.65। ठीक है, ऐड कीजिए आप, कितना आएगा ये टोटल 25.65। जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 30 माइनस 25.65। यहाँ से जेड इफेक्टिव आएगा आपके पास 4.35। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं आपके कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू को। ठीक है ना, ऑल्दो ये वैसे कभी पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखिए आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी आपके जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं शील्ड करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, किससे आपके न्यूक्लियस के चार्ज से। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर है, उसके बाद हमने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग के बाद जो इफेक्टिव जो नेट चार्ज आपका न्यूक्लियस लगाता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत टफ लगा हो, बट बिल्कुल ईजी होता है ये। ठीक है ना, आपको ईजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उतना वैसे खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, बट इसके जो थ्योरेटिकल हमने देखा कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे आगे भी काम में आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।